हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम जो देख रहे थे, आपका जो पंचायती राज वाला और जो नगर निगम वाला टॉपिक था, वो हमने कल शुरू किया था। वीडियो पटवारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम डिस्कस कर रहे थे। तो कल हमने 20-22 मिनट की वीडियो देखी थी, उसमें हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था। उसमें बेसिकली हमने ये देखा था कि आपका किस किस तरीके से समितियाँ गठित होती है, किस किस साल होती है, उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या रहती है। ठीक है, किस तरीके से फिर आपका जो हमने गार्गिल समिति देखी 1988 की, उसके हमने सुझाव वगैरह देखे। तो अब हमें जो उसका सेकेंड पार्ट आज है, हमें आज ये देखना है कि चीज़ें फिर गार्गिल समिति के बाद से चीज़ें आगे बढ़ती कैसी है। ठीक है, तो अभी हम जो देखने वाले हैं गार्गिल समिति से, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन है उसको देखेंगे, उसके सुझाव देखेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं पंचायती राज को लेकर। उसके बाद उसी में जो आपके आर्टिकल आते हैं उन आर्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि गार्गिल समिति 1988 आपने यहाँ तक देखा, उनके सुझाव वगैरह देखे। ठीक है, अब होता क्या है कि गार्गिल समिति की अनुशंसाएं क्या होता है कि एक संशोधन विधेयक का आधार बनती है। जब ये इनकी सिफारिश आती है ना, तो ये बेस बनती है किसका, एक संविधान संशोधन का। और कौन सा संविधान संशोधन था आपका, वो था 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी। और उनके टाइम पे आपका जो 64वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, वो लाया गया। ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन राज्यसभा में जाते टाइम, राज्यसभा में जब ये पेश हुआ तो राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। और ये फिर ये संशोधन जो आपका एससी का ऐसी रह गया। और क्योंकि पास इसलिए नहीं हो पाया था कि विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया था, ये बोल के कि भाई इसके द्वारा जो संघीय व्यवस्था में जो केंद्र को मजबूत बनाने का जो प्रावधान था उसका ये विरोध कर रहा था। ठीक है, उसके ये विपरीत था। अब जब ये खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये आप जान सकते हो कि पहला प्रयास था संवैधानिक दर्जा देने संबंधी पंचायती राज को। ठीक है, उसके बाद फिर आती है आपकी वीपी सिंह सरकार। ठीक है, वीपी सिंह की सरकार आती है आपकी 1989 में। ठीक है, 1989 में जब सरकार बनती है तो उनके प्रधानमंत्री जब ये बनते हैं, फिर क्या करते हैं कि जून 1990, ठीक है, जून 1990, जून, हाँ ये थोड़ा सा, जून 1990 में ये क्या करते हैं, ये पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए क्या करते हैं कि जो अलग राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो ये बोलते हैं कि भाई जो हमें पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना है। तो सभी जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, मतलब सभी राज्यों के, उनसे फिर 2 दिनों का एक सम्मेलन होता है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। ठीक है, कि क्या क्या इन्होंने विचार किया उस सम्मेलन में कि किस तरीके से हमें चीज़ें आगे बढ़ानी है पंचायती राज को मजबूत करने के लिए। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सितंबर आता है, सितंबर 1990 में आपका जो होता है लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उसी टाइम सरकार आपकी गिर जाती है और फिर ये आपका जो है लैप्स हो जाता है। अंतिम और जो फाइनल प्रयास फिर उसके बाद होता है वो होता है आपका नरसिंह, एक मिनट थोड़ा रह गया है, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, हाँ, ठीक है। फिर हाँ, फिर आती है आपकी नरसिम्हा सरकार आती है आपकी, एक क्या होते से, हम्म, तो आपकी आती है फिर नरसिम्हा राव सरकार। ठीक है, जब ये आती है तो ये क्या करते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 1991 में, ठीक है, सितंबर 1991 में लोकसभा में क्या करते हैं कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हैं। और यही विधेयक फिर अंततः क्या होता है आपका 73वें जो संविधान संशोधन था आपका, उसके रूप में ये 1992 में पारित हो जाता है। और अप्रैल 1993 से ये आपका जो है प्रभाव में आता है। तो सितंबर 1991 को पेश किया गया, 73वें 1992 में ये पास आउट हो जाता है, मतलब पारित हो जाता है। और अप्रैल 1993 में आपको ये लागू होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला, अब आ गया आपका जो हम देख रहे थे कि 1992 का जो आपका ये आ गया 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये आप देख लो, इसमें अब क्या क्या प्रावधान किए गए थे, अब उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसके तहत क्या किया गया, संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया, कौन सा, 9, ठीक है। और इसे क्या नाम दिया गया, पंचायतें नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 243 से लेके और 243 अणा, यानी कि MNO तक का आपका ये रहता है, ठीक है। उसके बाद P से लेके और अगले ZT तक आपका फिर जो नगर निगम वाला है वो आपका शुरू हो जाता है। तो आपको जो पंचायतों को लेके 243 से लेके 243 उस तक आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें एक तो ये जोड़ा गया, इसके अलावा इसमें क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 11वीं अनुसूची, उसमें क्या किया गया कि 29 विषय जोड़े गए, कार्यकारी विषय जोड़े गए, ठीक है, ठीक है। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई जिसमें कि 29 विषय आपके शामिल किए गए पंचायतों को लेके। तो अब सीधा हम डायरेक्ट पहुंचते हैं उसकी विशेषताओं पे। जो संवैधानिक संशोधन हुआ था इसका जो विशेषताएं थी किस तरीके से थी, ठीक है, विशेषताएं, इसमें क्या क्या मुख्यतः प्रावधान किए गए थे हम वो देख लेते हैं। थोड़ा सा पेज, तो हम विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला इस पे जो बात की गई थी ग्राम सभा की बात की गई थी। ग्राम सभा के बारे में बताया गया था कि भाई ये पंचायती राज जो ये आपका संशोधन था ये ग्राम सभा का प्रावधान करता है, ठीक है। यानी कि गांव स्तर पर जो गठित पंचायत क्षेत्र होंगे और उसमें जो निर्वाचित सूची में जो पंजीकृत व्यक्ति होंगे उसी इस निकाय में वो इस निकाय में होंगे। और जो और अंत क्या होगा, जो अंचल जो पंचायत क्षेत्र में जो पंजीकृत जो मतदाता होंगे उनसे जो एक ग्राम स्तरीय सभा बनेगी, ठीक है। और ये उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो कि आपका 29 विषय दिए गए हैं और जो साथ ही साथ विधानमंडल निर्धारित करेगी। तो इसमें एक प्रावधान ये किया गया था। दूसरा इसमें जो प्रावधान किया गया आपका त्रिस्तरीय जो प्रणाली वाला है, ठीक है। अब 3 स्तर में कौन कौन आपका आ जाएगा, सभी राज्यों के लिए इसमें बोला गया कि 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, यानी कि ग्राम स्तर पर, फिर माध्यमिक आपको पता ही क्षेत्र वाला, क्षेत्र पंचायत वाला, और फिर आपको जिला वाला पता है, जिला स्तर पर, ठीक है। तो कि प्रत्येक राज्य में 3 आपके स्तर होने चाहिए था, ठीक है। लेकिन जहाँ जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर नहीं थी या नहीं है उनके लिए छूट दी गई माध्यमिक वाला उसको छोड़ने के लिए कि आप माध्यमिक वाला नहीं करेंगे, आप ग्राम और जिला स्तर पर फोकस करेंगे। तो उनके लिए 2 का प्रावधान किया गया जो कि छोटे राज्य हैं जनसंख्या वाइज, ठीक है। अगला क्या बोला गया, अगला बोला गया सदस्यों, ठीक है, सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव की बात की गई कि किस तरीके से इनका जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष का चुनाव होगा किस तरीके से होगा। तो इन्होंने बोला कि जो गांव हो गया आपका, माध्यमिक हो गया आपका, और जो जिला स्तर पर पंचायत जो सभी सदस्य होंगे वो क्या होगा, सीधे जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो माध्यमिक और जो जिला स्तर पर आपके जो पंचायत के अध्यक्ष होंगे तो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा ना, जो सदस्य हैं तो सदस्य का जो चुनाव होगा इन तीनों स्तर के तो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनेगी। और जो माध्यमिक और जिला स्तर के जो ये आपके अध्यक्ष होंगे इनका चुनाव जो होगा, अध्यक्षों का चुनाव, तो जो निर्वाचित सदस्य चुनेंगे ना ये फिर इन्हें चुनेंगे किन अध्यक्ष को, ठीक है। अब है अगला सीटों का आरक्षण, किस तरीके से बोला है कि आपका आरक्षण किस तरीके से किया जाएगा। तो अगला सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए, सीटों का आरक्षण संबंधित प्रावधान किए गए, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि प्रत्येक पंचायत में क्या होगा, सभी तीनों स्तर पर, सभी तीनों स्तर पर क्या होगा, एससी की बात करें, ठीक है, एससी और एसटी की बात की, एससी और एसटी की उनकी जो जनसंख्या के अनुपात की बात की, ठीक है। अगर आपको पूछा है कि क्या आधार क्या था तो जनसंख्या का अनुपात के बारे में बोला गया कि कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण आपका उपलब्ध होगा, तो ये भी बोला गया। साथ ही महिलाओं के भी शामिल किया गया कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध जो कुल सीटें होंगी वो भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि 1/3 से कम ना हो, तो 33% का इसमें वो भी शामिल किया गया महिलाओं को, ठीक है। तो SC ST का आपका हो गया जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को बोला गया 1/3, ठीक है। अब अगला बताया गया पंचायतों का कार्यकाल संबंधित कि पंचायतों का कार्यकाल किस तरीके से होगा। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। पंचायतों का जो कार्यकाल संबंधी क्या प्रावधान है, तो इसमें 5 साल का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का निर्धारित किया गया तीनों वर्षों के लिए,
ठीक है। और अगर बोला गया कि ये समय से पूर्व अगर विघटित हो गई, समय पूर्व, ठीक है, विघटित हो गई, ठीक है, तो जब विघटित होने से लेके और 6 माह के भीतर नए चुनाव होने अनिवार्य होंगे, नए चुनाव कराए जाने। लेकिन पता चल रहा है कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, सिर्फ 6 माह बचा। तो अगर 6 माह का रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा है तो उस स्थिति में क्या होगा, नए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी बातें बोली गई। इसके अलावा क्या बोला गया, कुछ अनर्हता के बारे में बोला गया। तो अनर्हताओं के बारे में आपको बोला गया कि राज्य विधानमंडल क्या करेगा ना, करेगा कि प्रभावी कानून वगैरह बनाएगा। इसके साथ ही जो 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि वो 21 वर्ष आयु पूरा कर चुका है, कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर अनर्हता वाली बात की जाए ना, तो इसमें क्या होगा कि राज्य विधानमंडल क्या करेगा कि मतलब कोई भी इस तरीके का कानून नहीं लाएगा कि व्यक्ति को इस बात पर आप अयोग्य घोषित कर दो कि वो 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि वो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया, ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया, राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या मतलब कि जो चुनावी आपकी प्रक्रिया होगी ना, पंचायत वाली सारी, उस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होगा कि तैयारी हो गई, देख रेख हो गया, आपका निर्देशन हो गया, मतदाता सूची तैयार करना हो गया, उस पर नियंत्रण और बाकी सब जो चीज़ें होंगी वो संपन्न कराने की शक्ति किस में होगी, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। किस में होगी, राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इस बात का भी इस संविधान इसमें संशोधन में, इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सत्या क्या बोली गई, सत्या क्या होगी पंचायतों की, इस बारे में बताया गया। ठीक है, एक मिनट आगे थोड़ा सा, ठीक है, सत्या सिस्टम ना प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा। तो शक्तियों के बारे में बात की गई कि भाई शक्तियाँ क्या होगी, कार्य क्या होंगे, इस बारे में चर्चा की गई पंचायतों की। ठीक है, तो बोला गया कि राज्य विधानमंडल क्या करेगा कि पंचायतों को आवश्यकता अनुसार क्या है कि ऐसी शक्तियाँ भी देगा, ऐसे अधिकार भी देगा जिससे कि अपने स्थानीय अपने स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। इस बात का भी ध्यान दिया गया, जैसे कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने में, ये सब हो गया। और इसी के तहत क्या हुआ था कि उन्हें जो 29 मामले थे उनके 11वीं अनुसूची में, 29 मामले जो दिए गए थे उनमें उन सारी बातों का उल्लेख किया गया कि कौन कौन सी शक्ति उनके पास है, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला, तो अगला है इसका जो आखिरी बस्ता, आखिरी जो नहीं, हाँ आखिरी समझो आप, वित्त आयोग। इस बात का भी उल्लेख किया गया कि राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, प्रत्येक 5 साल में, 5 साल के पश्चात क्या करेगा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, आकलन के लिए क्या करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, इस बात का भी यहाँ पे निर्धारण किया गया। और जो क्या नियंत्रित करेगी, वो राज्य सरकार जो कुल कर, चुंगी, मार्ग और शुल्क लगाने का मतलब जो दिया गया था उनका बंटवारा वगैरह हो गया आपका, और जो करो चुंगी हो गया आपका, जो मार्ग कर हो गया, इन सबको जो निर्धारण वगैरह हो गया पंचायतों को सौंपना, ये सब मीन्स कुल मिला के जो वित्तीय शक्तियाँ थी उनको उनको लेके जिसका एक आंकलन हो सके, उनकी समीक्षा हो सके, इसके लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और अंतिम जो इसमें बचता है आपका वो है लेखा परीक्षण ऑडिटिंग का, कि लेखा परीक्षण किस तरीके से होगा, लेखा परीक्षण। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया कि राज्य विधानमंडल होगा ना, तो जो विधानसभा होगी आपकी, विधानमंडल होगा, क्या करेगा, पंचायतों के जो खाते वगैरह हैं या पंचायतों जो अकाउंट्स वगैरह है उनकी देख रेख और उनके परीक्षण के लिए क्या है, प्रावधान बना सकता है। ठीक है, तो इस बात का भी इसमें उल्लेख किया गया। ठीक है, अब थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो बच जाता है इसमें वो है आपका 11वीं अनुसूची वाला। ठीक है, उसमें जो 29 विषय हैं आपके कौन कौन से, मोटा मोटा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें कृषि हो गया आपका, ठीक है, कृषि हो गया, दूसरा पहला आपका कृषि हो गया। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ, ठीक है, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो मैं 29 विषयों की चर्चा कर रहा था, मैंने लिख लिए हैं।
तो इसमें जो प्रमुख 29 विषय कौन कौन से, ये तो आपका कृषि हो गया, ठीक है। कृषि में जैसे कि कृषि विस्तार समृद्धि वगैरह हो गया। दूसरा आपका भूमि विकास हो गया, उसमें भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण संबंधी चीज़ें हैं। तीसरा आपका लघु सिंचाई है, इसमें जल प्रबंधन करना, नदियों के मध्य भूमि विकास, ये सब की चीज़ें हैं। चौथा आपका पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और मत्स्य पालन संबंधी चीज़ें हैं। पाँचवां आपका मत्स्य उद्योग है। छठवां आपका जो वन जीवन है, आपका जो लघु वन जीवन था, जो कृषि है आपका, खेती वगैरह आपका। सातवां आपका जो लघु वन उत्पत्ति है आपका, वो हो गया आपका। आठवां जो आपका लघु उद्योग है, जिसमें खाद्य उद्योग आदि भी शामिल किए गए हैं। नौवां आपका है खादी ग्राम और कुटीर उद्योग के बारे में बोला गया। 10वां आपका ग्रामीण विकास के बारे में बोला गया। 11वां आपके पीने का पानी। 12वां आपका ईंधन तथा पशु चारा, ठीक है। उसके अलावा कहाँ पे, हाँ 13, तो 13 पे आप आओगे तो जो सड़कें वगैरह होगी, जो पुल वगैरह हो गए, जो तट वगैरह हो गए, जलमार्ग और जो अन्य संचार के साधन हैं आपके, उनके बारे में चर्चा की गई। 14 में बोला गया आपका जो ग्रामीण विद्युत है आपका, जो विद्युत विभाजन आदि, इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया। 15 में आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बोला गया। 16वां आपका जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उनके बारे में चर्चा की गई। 17वां टॉपिक आपको दिया गया जो प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा हो गया, उनके विद्यालय वगैरह हो गए, उनके बारे में बोला गया। 18वां यांत्रिक प्रशिक्षण और जो व्यावसायिक शिक्षा पे बात की गई। 19वां था आपका वयस्क और गैर वयस्क शिक्षा। 20वां था आपका पुस्तकालय। 21वां था आपका जो सांस्कृतिक कार्य हैं। 22वां आपका तो बाजार और एवं मेले संबंधित। 23वां आपका था जो स्वास्थ्य एवं जो स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे अस्पताल हो गया आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, मेडिकल स्टोर, दवाखाने आदि, ये शामिल थे। 24वां आपका जो आपका 24वां आपका था पारिवारिक समृद्धि। 5वां था आपका महिला एवं बाल विकास। 26वां आपका जो है सामाजिक समृद्धि। इसमें बोला गया जो विकलांग हो गए, जो मानसिक रोगी वगैरह लोग हो गए, उनकी समृद्धि भी निहित किया गया। फिर 27वां आपका था कमजोर वर्ग, SC ST को भी शामिल किया गया, उनकी समृद्धि के बारे में बोला गया। 28वां आपका था लोक भरण पद्धति और 29वां था आपका सार्वजनिक पद्धति की देखरेख करना। तो ये 29 विषय आपको दिए गए, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद तुरंत क्या होता है, आप उसके बाद जो अगला स्टेप हम देखेंगे, अगला स्टेप आता है उसका, जो आपका ये था 1996 का आपका जो पेशा अधिनियम था वो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसे हम अलग से याद करते हैं कि पेशा अधिनियम कब लाया गया, कब लाया गया, क्यों लाया गया। तो इसका रीज़न ये है, आपका जो विस्तार अधिनियम था आपका 96 वाला, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो था अधिनियम, उसका जो वो था, वो चाहते थे कि जो आपका ST ट्राइब है आपका, जो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ भी जो क्या हो कि स्वशासन वाला जो बिंदु आपका, उसको विस्तार से चर्चा मिले, विस्तार से वो बढ़े, ग्रो करे, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए क्या गया आपका 1995 में आपकी भूरिया समिति गठित की गई थी। और भूरिया समिति की सिफारिश पे क्या किया गया 1995 में, 1996 में आपका जो पेशा एक्ट था वो लाया गया, ठीक है। पेशा फुल फॉर्म इसके ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 ये लाया गया, ठीक है। और ये अधिनियम क्या किया कि जो 5वीं अनुसूची थी आपकी, 5वीं अनुसूची में जो आपका पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए बनाया गया था, जो कि आपका 5th शेड्यूल है आपका, 5वीं अनुसूची है, ठीक है। उन क्षेत्रों में जो उसमें दिए गए, ताकि जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको भी स्वशासन का अधिकार मिल सके, ठीक है। बात की जाए कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो जो 10 राज्य हैं आपके, 10 राज्य कौन कौन से, 10 राज्य हैं आपके, जैसे एक मिनट, हाँ 10 राज्य में आप सबसे पहले आप देखेंगे आपका आएगा, तो जो अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया वो हो गया आपका, छत्तीसगढ़ आपका हो गया दूसरा, तीसरा आपका गुजरात हो गया, ठीक है। चौथा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। पांचवा आपका झारखंड हो गया, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश हो गया छठवां। सातवां आपका महाराष्ट्र हो गया। आठवां आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। नौवां आपका राजस्थान और फिर 10वां आपका तेलंगाना हो गया, ठीक है। इन राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन पे जो आपका ये लागू होता है कौन सा, पेशा एक्ट, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं, ठीक है। बाकी है तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ पेशा एक्ट में, तो हम डिटेल में जब प्रॉपर तरीके से मेंस का शुरू करेंगे 21 के बाद, उसमें प्रॉपर तरीके से बताऊंगे पेशा एक्ट था क्या, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए थे, उन सब चीज़ों के बारे में। अभी बस इतना आप जान लो जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक आपका जो आता है इसमें
जो पूछता है, अगर आपको सवाल बनेगा वन लाइनर के लिए कि पंचायती राज के वित्तीय स्रोत बताइए, आपको 3-4 स्टेटमेंट देगा कि कौन कौन से पंचायती राज के वित्तीय स्रोत हैं। तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला है जो संविधान की धारा जो 280 है, जो आर्टिकल 280 है, उसके अनुसार जो क्या है कि केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर, केंद्रीय जो वित्त आयोग होगा आपके, उसकी अनुशंसा पर क्या होगा कि केंद्र सरकार से वित्त अनुदान प्राप्त होगा। तो यानी कि केंद्र सरकार से वित्त मिल रहा है आपका, ठीक है। दूसरा दूसरा जो संविधान की धारा जो 243 है, 243 के अनुसार जो राज्य वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, तो उसके अनुशंसा पे जो राज्य से प्राप्त वित्त हो रहा है, तो दूसरा आपका ये हो गया पंचायती राज के लिए। और तीसरा जो इसका है, राज्य सरकार से प्राप्त जो कर्ज मिल रहा है, जो अनुदान मिल रहा है, वो इसमें शामिल हो गया, ठीक है। इसी के अलावा चौथा पे आप आओगे, अगर 3 नहीं हो गया, पैनल प्रॉपर चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। चौथा जो सेंटर, ठीक है, सेंटर के द्वारा जो प्रायोजित आपकी योजनाएं होगी, जो आपका अतिरिक्त केंद्रीय मदद वगैरह हो गया, जो कार्यक्रम हो गए, उनके नाम पे जो आपको अनुदान मिलेगा वो हो गया। और पांचवा जो अंतिम हो गया, जो स्थानीय स्तर पर जो उनके पास अधिकार हैं, शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं आपके कर लगाने की, संसाधन निर्माण के कर तथा गैर संबंधी, उनके माध्यम से भी अभ्यास हो वित्तीय स्रोत बन जाता है पंचायतों का। तो 5 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद मैंने लिख लिए हैं पंचायत से संबंधित, आपका जो अनुच्छेद है पास, ठीक है, जो आपको याद रखना है, जहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। तो आर्टिकल 243 सीधा आपकी परिभाषा से संबंधित है पंचायतों की। 243A आपका जो है ग्राम सभा से संबंधित है। 243B आपका पंचायतों का संविधान से संबंधित है। 243C आपका पंचायतों का गठन से संबंधित है। 243D आपका सीटों का आरक्षण से संबंधित है, SC ST महिला वाला। 243E आपका कार्यकाल जो 5 साल का, उससे संबंधित है। 243F आपका सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। 243G आपको बताता है कि शक्तियाँ क्या है, प्राधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। 243H आपका जो है पंचायतों का करारोपण की शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 243I आपका वित्त आयोग से संबंधित है, जो समीक्षा करेगा पंचायतों की वित्तीय वगैरह। 243J आपका जो पंचायतों का ऑडिटिंग से संबंधित आर्टिकल का बोला गया है। 243K आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायत चुनाव को लेके। 243L में है संघीय क्षेत्रों पर ये लागू किन पे होगा, उनके बारे में बताया गया है। 243M में बताया गया कि कतिपय ऐसे मामले होंगे जिस पर ये जो भाग होगा लागू नहीं होगा, जिन पे। N में बोला गया है कि जो पहले से विद्यमान जो कानून और जो पंचायत हैं उनका जारी रहना उनके बारे में बताया गया है। और 243O आपका जो है चुनावी मामलों में नए जो न्यायालय है उनके हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, समझिए। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो इसमें से आपका है, एक तो 243 आपका एक जो ग्राम सभा वाला है, ए वाला हो गया। सीटों का जो आरक्षण आपका सी वाला हो गया कि जो गठन है उसका, ठीक है, पंचायतों का गठन। डी है आपका जो आरक्षण सीटों का। ई आपका कार्यकाल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एच आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें करारोपण कर सकते हैं पंचायत की। आई आपका जो वित्त आयोग जो उसका समीक्षा वाला है वो इम्पोर्टेंट है। के आपका जो आपका इम्पोर्टेंट है पंचायत चुनाव को लेके। जे आपका इम्पोर्टेंट है ऑडिटिंग को लेके। तो ये आपका 7 जो आर्टिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पंचायती वाला सेगमेंट को लेके, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतने रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। अगली वीडियो में नगर निगम वाला हम पूरा कवर कब कर लेंगे आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको समझ आए होंगे, वीडियो इंपॉर्टेंट के लिए आपको लगे होंगे वीडियो वगैरह के लिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।